नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आईपीएस पूरन कुमार की मौत को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कई सारे उन्होंने पॉइंट्स तो रेज किए हैं, लेकिन उसमें कितनी सत्यता है इसकी जांच चल रही है। डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, ना तो डीजीपी को हटाया गया है, ना डीजीपी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी को हटा दिया गया है रोहतक के। सवाल यह उठता है कि एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, दूसरे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? जांच, जैसे मैंने आपको बताया कि चल रही है मामले की, एसआईटी गठित कर दी गई है। पुष्पेंद्र कुमार जो आईजीपी हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं जांच का, लेकिन अभी दिक्कतें बहुत सारी हैं। दिक्कतें ये हैं कि ना तो अभी तक पोस्टमार्टम हुआ है, ना अंतिम संस्कार हुआ है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। ऑब्वियसली जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है तो रिपोर्ट कहाँ से आएगी? इसके अलावा जो लैपटॉप है जिसमें पूरा नोट लिखा गया था, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को भी अभी नहीं गई है जांच। इसके अलावा जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है वो भी अभी नहीं आई है। ऐसे में पूरे मामले को कनेक्ट करना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए पोस्टमार्टम ज़रूरी है। क्या ऐसी परिस्थिति में जब परिवार अभी तक राज़ी नहीं है, 7 दिन हो चुके हैं, क्या पोस्टमार्टम कराया जा सकता है? कानून के जानकार कहते हैं कि पुलिस कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम करा सकती है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ सकता है। आपको बता दूं, आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह केस को लेकर देश के तमाम आईपीएस ऑफिसर्स में ये मुद्दा गर्म है, चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 पॉइंट्स मेजर उन्होंने रेस किए। पहला, उनको मकान आवंटित नहीं होते थे, दूसरे आईपीएस अधिकारी को होते थे। उनको गाड़ियां वैसी नहीं मिलती थी जैसे दूसरे आईपीएस अधिकारियों को मिलती थी। उनको नॉन कैडर पोस्ट मिलती थी, आईपीएस नॉन कैडर पोस्ट, यानी आईपीएस की वहां पोस्टिंग ही नहीं हो सकती, वो पोस्ट मिलती थी। इसके अलावा उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया, समय समय पर तमाम कंप्लेंट्स की। लेकिन एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह बनता है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का था जब वो जिस भी पोस्ट पर रहे, वो रेंज में रहे, वो लॉ एंड ऑर्डर रहे हरियाणा में, वो अलग अलग विभागों में रहे, तो वहां उनका कार्य करने की शैली क्या थी, किस तरह से वो कार्य करते थे। लेकिन ये पूरा मामला उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब हमने देखा किस तरह से उनका एक गनर पकड़ा जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 29 तारीख को पीटीसी में उनका ट्रांसफर होता है, आईपीएस लॉबी में इसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। उसके बाद अचानक उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और 7 तारीख को वो मौत को गले लगा लेते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या उनको गिरफ्तारी का डर सता रहा था? क्या उनको लग रहा था अब उसकी उनकी इमेज जो है वो डाउन हो जाएगी, प्रशासन उनको अरेस्ट कर लेगा, डीजीपी अरेस्ट कर लेगी? क्या ये व्यक्तिगत कार्रवाई ज़्यादा लग रही है, प्रोफेशनलिज्म इसमें नज़र नहीं आ रहा है? कई ऐसे सवाल है जो खड़े हो गए हैं। कटघरे में कई सारे आईपीएस अफसर है, हरियाणा सरकार टेंशन में है कि ये क्या हो रहा है। सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अगर आईपीएस लॉबी और आईएएस लॉबी इस तरह से एकजुट हो गई है और वो न्याय की मांग कर रही है। कई सारी अब महापंचायत भी हुई इसको लेकर, उन्होंने 48 घंटे का नोटिस दिया है। ये कहा है कि डीजीपी को अरेस्ट करो। क्या डीजीपी को अरेस्ट करना इतना आसान है? क्या जो एलिगेशन लगाए हैं वो अरेस्टिंग उस पर बनती है? अलग अलग एलिगेशन लगाए उन्होंने, मनोज यादव पर लगाए जो पूर्व डीजीपी थे, उन्होंने कई सारे आईपीएस अफसरों पर लगाए, उन्होंने जो लेटेस्ट अगर बात की जाए कि जो एसपी रोहतक हैं वो डीजीपी के मातहत रहकर काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है इसका क्या सबूत है? क्या ये सबूत कोई फोन रिकॉर्डिंग है? ये कार्रवाई का कोई ऐसा अहम सबूत जिससे ये स्पष्ट हो सके कि डीजीपी के कहने पर एसपी रोहतक ने मुकदमा दर्ज करा? क्या जो कंप्लेनेंट था वो फर्जी है जिसने सुशील कुमार ने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है? क्या ये कोई साजिश है? ये ऐसे तमाम सवाल खड़े हुए हैं जिसको लेकर मंथन चल रहा है। डीजीपी को गिरफ्तार करने की तो मांग की जा रही है, लेकिन सवाल ही उठता है कि क्या कोई क्रिमिनल मामला बन रहा है? इतने टाइम से अलग अलग लोगों पर आरोप लगे और कई ऐसे आरोप हैं जो भेदभाव के आरोप हैं, कई ऐसे आरोप हैं जो SC ST केस रजिस्टर हुआ उसके तहत आरोप हैं, कई ऐसे आरोप हैं जो एक तरह से कहा जाए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के पार्ट है। जैसे आपको मकान दूसरे आईपीएस को ज़्यादा अलॉट कर दी, मुझे कम किया, या गाड़ी ज़्यादा अलॉट कर दी, मुझे कम किया, या
मुझे पोस्टिंग गलत जगह पर दे दी, मेरिट वाली जगह पर मुझे पोस्टिंग देनी चाहिए थी वहां नहीं दी। क्या यह आरोप लगाया कि मुझे नॉन कैडर जो आईपीएस पोस्ट है वहां अपॉइंट कर दिया। क्या इससे पहले जो नॉन कैडर पोस्ट है वहां दूसरे आईपीएस अपॉइंट नहीं होते थे? सवाल नंबर एक। दूसरा, क्या ये जो आरोप हैं, इस तरह के तो तमाम आरोप हैं कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई, मेरी कमेटी पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि कमेटी बाइज्ड है। उसके बाद हर एक बड़े अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। तो क्या सारे लोग एक लॉबी बनाकर उनके खिलाफ काम कर रहे थे? क्या ये जो आरोप वो लगा रहे हैं वो कोई क्रिमिनल एक्शन में तब्दील होते हैं, कोई लीगल प्रोसीडिंग उसमें हो सकती है, या सिर्फ SC/ST एक्ट चलेगा भेदभाव पूर्ण? और वो भी उसके लिए क्या सबूत है कि वो अपनी बातों को स्पष्ट कर सकें कि एक आईपीएस को ये पोस्टिंग, ये मकान दिया गया, दूसरे आईपीएस को? क्योंकि ऐसे में तो जब ये SIT जांच करेगी तो ये तमाम सबूतों को पटल पर रखेगी और एक एक कंप्लेंट पर जांच होगी, क्योंकि न्यूमरस कंप्लेंट्स हैं। और ऐसे में ये कोई जांच ऐसी नहीं है कि हर एक कंप्लेंट की एक अलग जांच चलेगी इसमें, पहली बात। दूसरी बात, अब जो लेटेस्ट की अगर बात करूं, जो SP रोहतक वाली मामला है जिसमें शराब माफिया ने आरोप लगाया, इसको लेकर क्या सबूत है कि इन दोनों की कनाइवेंस थी, SP और DGP की? इन दोनों ने मिलकर जो है ये व्यू रचना रची और एक शख्स है वो शराब कारोबारी है, वो ये कंप्लेंट कर रहा है कि सुशील कुमार रिश्वत मांग रहा है। क्या इसका कोई सबूत नहीं है? बिना सबूत के उसको अरेस्ट कर लिया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो SIT जो जांच कर रही है वो अपने जांच के दायरे में रहेगी। SMS से लेकर, ईमेल से लेकर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से लेकर, कोई विटनेस ऐसा सामने आए, कोई ऐसी कंप्लेंट सामने आए, कोई ऐसी हालात इस तरह की पता चलें, क्योंकि ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में गिरफ्तारी करना तो ऑब्वियसली पहले तो सबूत इकट्ठा होंगे, उसके बाद गिरफ्तारी होंगे ना। किसी भी अधिकारी पर ऐसे उसके ऊपर इस तरह का आक्षेप लगा देना और इस तरह की बात कर देना इतना आसान नहीं है। तो सबूत एक एक जुटाए जा रहे हैं। कोशिश है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं FIR में, उसके आधार पर वैसे सबूत मिले कि इन दोनों की मिलीभगत थी, SP रोहतक और DGP की, इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया। पता चले ये फ्रॉड मुकदमा है तो समझ में आए कि किसके बिहाफ पर फ्रॉड मुकदमा दर्ज कराया, किसने कहा था दर्ज कराने के लिए, किसने क्रिएट किया था ये फर्जी जो एक्यूज था सो कॉल्ड, किसने क्रिएट किया था। ये सारी बातें सच सामने आना चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि FIR तो ठीक है, प्रशासन कर ही देता है दर्ज, और ऐसे में प्रशासन समझा ही देता है परिवार को भी। हालांकि 7 दिन हो गए, हरियाणा सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रेशर में काम करेगी हरियाणा सरकार, या फिर तथ्यों को बारीकी से उसका एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिया जाएगा, एक एक कंप्लेंट पर एक एक सबूत इकट्ठा किया जाएगा, और जब पूरी जांच साफ होगी कि हाँ जी ये तो मामला बन रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है, तब जाकर उस मामले में आगे अरेस्टिंग होगी और आगे जेल भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जांच होगी, और जांच एक लंबा प्रोसीजर है जो मुझे समझ में आ रहा है। खैर, हमारी नज़र इस पर रहेगी, मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। ऑलमोस्ट आपको सारी खबर पता ही है, कई सारे लोगों ने इसको ब्रीफ भी कर दिया। लेकिन मुझे लगता है ये इतने अहम पहलू हैं इस मामले में जिनको नज़रअंदाज नहीं किया था, और जब तक ये पहलू स्पष्ट नहीं होंगे तब तक जांच आगे नहीं बढ़ सकती। 7 दिन हो चुके हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। इसके अलावा परिवार अडिग है अपनी मांगों पर, और ऐसे में क्या सरकार झुकती है नहीं, क्या CBI को मामला दिया जाता है नहीं, क्या DGP को हटाया जाता है नहीं, क्योंकि आपने SP को तो हटा दिया, DGP को क्यों नहीं हटाया, क्या उन IPS अधिकारी IAS अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाती है, क्या इसके उलट कार्रवाई होती है? ऐसी तमाम चीज़ें जो आने वाले वक्त में साफ होगी। लेकिन अभी भी इसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है बहुत ज़्यादा, नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरिट पर एक एक कंप्लेंट को तराशा जा रहा है। ये वीडियो किस लिए बताइएगा। धन्यवाद।